Hello class, today I am going to teach you your book Beehive's poem No Men Are Foreign. Okay, first of all, about the poet. This poem is written by the James Kirkup. James Falconer Kirkup was born on 23 April 1918. He was an English poet, translator, and travel writer. He wrote over 30 books including autobiographies, novels and plays. ये जो पोएम है आपकी, ये जो इस पोएम को जेम्स फैल्कोनर किरकप द्वारा 23 अप्रैल 1980 में लिखा गया था। वो एक इंग्लिश पोएट हैं, ट्रांसलेटर हैं और ट्रेवल राइटिंग ज़्यादा करते हैं और उन्होंने लगभग 30 किताबें लिखी हैं जिसके अंदर कुछ ऑटोग्राफीज, नॉवेल्स और प्लेज हैं। Now, introduction of the poem, what we are going to study in this poem. The title No Men Are Foreign means that no man belongs to another country. The poet wants to say that all men are same, all men are equal. He wants to promote the concept of universal brotherhood. In this poem, the poet wants to tell us that everyone in this world in same, all people, all men are same. They eat, live, die the same way. Everyone gets the bounties of nature like sunshine, land etc. in equal measure. We can also say that it is a peace poem. Okay, ये जो पोएम है आपकी, इस पोएम के अंदर जो आपका ये टाइटल है नो मैन आर फॉरेन मीन्स कोई भी जो व्यक्ति है वो किसी दूसरे देश में नहीं रहता। और पोएट ये कहना चाहता है कि जितने भी जो भी लोग हैं वो सब एक जैसे हैं, एक समान हैं और वो एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड मतलब एक भाईचारे की भावना जो पोएट है वो बढ़ाना चाहता है। इन दिस पोएम द पोएट वांट्स टू टेल अस द ये इस पोएम के अंदर वो हमको बताना चाहता है कि जो पूरा संसार है वो बिल्कुल एक जैसा है और सभी लोग एक जैसे हैं, एक जैसा खाते हैं, एक जैसे रहते हैं, एक जैसे ही लोग मरते हैं और हर एक किसी की एक नेचर बाउंड्रीज है, जैसे कि सूरज की रोशनी, धरती, सब एक इक्वल मेजर में लोगों को मिला हुआ है। वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज़ अ पीस पोएम। हम ये कह सकते हैं कि ये जो पोएम है, ये जो आपकी जो पोएम है एक शांति का प्रतीक है। शांति के प्रतीक के रूप में इस पोएम को हम पढ़ेंगे। बहुत कम ऐसी पोएम्स होती हैं जो कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड को दिखाती हैं, लेकिन ये जो पोएम है बहुत ही सिंपल वर्ड्स के अंदर इस पोएम के अंदर ही पोएट ने अपनी बात रखी है। ओके, कम टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टैंजा फर्स्ट। द फर्स्ट स्टैंजा इज remember no men are strange, no country is foreign, beneath all uniforms a single body breathes like us, the land our brothers walk upon, in earth like this in which we all shall lie. Means in the first line the poet says that no one are strange and no country is foreign. So he is attempting to remove the borders from the earth which have been erected to separate different countries. Then only no country will be foreign. We will feel every country as our land. When there will be no borders, everyone will be free to move around. मीन्स क्या हो गया कि जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन के अंदर ही पोएट ये कहता है कि नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई भी अजनबी नहीं है और कोई भी कंट्री फॉरेन कंट्री नहीं है। वो ये बताना चाहता है कि वो जो भी बाउंड्रीज है उस बाउंड्री को हटाना चाहता है। वो ये बोलना चाहता है कि जो अर्थ है वो अर्थ अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर बढ़ गई है, जो कि नहीं होना चाहिए था। और कोई भी कंट्री को हमको एज ए फॉरेन उसको नहीं मानना चाहिए, बल्कि हमको पूरी सारे जो कंट्रीज़ हैं उसको एक ही भूमि मानना चाहिए। और अगर हम ऐसा सोचेंगे तो फिर कोई सीमाएं नहीं बंधेगी और हर कोई आसानी से हर किसी के यहाँ घूम सकेगा, जा सकेगा। द पोएट वांट्स टू से दैट द एंटायर अर्थ इज़ वन एंड ऑल द पीपल हु लिव ऑन दिस अर्थ बिलोंग टू वन ह्यूमन रेस। मतलब कहना ये चाहते हैं कि वो जो पूरा जो अर्थ है वो पूरा अर्थ एक है और जो भी लोग यहाँ पर रहते हैं वो उन सब का एक ही गोल होना चाहिए कि वो एक ह्यूमन रेस है, वो एक मानव जाति हैं। देन ही सेज दैट इनसाइड द यूनिफॉर्म्स वॉर्न बाय सोल्जर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज द ह्यूमन बीइंग इज़ द सेम
the human being is the same. God has made all of us in a similar way, all breathe in the same way. Then he says that all the soldiers are breathes, we all work upon the same mother earth, and upon our death shall lie in the grave in the same earth. मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि जो भी जैसे कि मान लो कि कोई भी अगर कोई जो सैनिक होता है, अगर वो यूनिफॉर्म पहनता है, तो हर जगह की जो सैनिकों की जो यूनिफॉर्म होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, लेकिन उनका जो गोल होता है, उनका जो एम होता है, वो एम एक ही होता है कि वो अपनी मातृभूमि की सेवा करते हैं. जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो एक जैसा काम करते हैं, एक जैसा उनका लक्ष्य होता है. यहाँ तक कि वो मरते भी वो क्या, बल्कि हम सब का जो मरना है, वो मरना भी इस पृथ्वी पर हम लोग मरते हैं और फिर हम अपनी कब्र में हम लोग चले जाते हैं. Okay, now come to the second stanza. They too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvest, by war's long winter stripped. Their hands are ours, and their lines we read a labor not different from our own. Now in this stanza, दे रेफर्स टू द पीपल हु बिलोंग टू अदर कंट्रीज़. यहाँ जो दे वर्ड है वो उन लोगों के लिए जो कि दूसरी कंट्री को बिलोंग करते हैं. वी कॉल देम फॉरेनर एंड डिस्क्रिमिनेट देम एंड फाइट विद देम ऑल्सो. हम उनको एक विदेशी मानते हैं और डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव की भावना रखते हैं, उनसे हम फाइट करते हैं, मतलब हमारी वॉर्स होती हैं. The poet says that nature has given all the bounties of all people also, just like he has given to us. Everyone gets sunlight, air and water in equal measure, but which means that God does not differentiate between people from different countries. फिर वो आगे कवि ये कहना चाहता है कि सब लोग एक बाउंटीज़ के अंदर बंधे हुए हैं. हर किसी को समान भाग के अंदर सूरज की रोशनी मिलती है, हवा मिलता है, पानी मिलता है. इसका मतलब भगवान ने तो हम लोगों में अंतर नहीं किया, और भगवान कभी भी किसी व्यक्ति विशेष में या किसी देश के अंदर भगवान ने अंतर नहीं किया है. वी ऑल डू फार्मिंग ड्यूरिंग ऑल द टाइम ऑफ पीस व्हेन देयर इज़ नो वॉर. जब युद्ध नहीं होते हैं तो हम सब लोग बड़े शांति से अपनी खेती करते हैं. We live a relaxed life and eat the things given to us by nature. Further, he adds that the way we strive during the war and winter time is the same for those belong to the other countries. फिर वो बोलते हैं कि हम जब युद्ध नहीं होता है तो हम लोग बड़े रिलैक्स होते हैं, शांति से खाना खाते हैं. और बाद में फिर वो बोलते हैं लेकिन जब कभी युद्ध होता है तो हमको भूखे रहना पड़ता है. और यहाँ पर जो वॉर्स को किससे कंपेयर किया गया है? विंटर सीजन से कंपेयर किया गया, बिकॉज विंटर सीजन के अंदर कोई बाहर नज़र नहीं आता. हमारे यहाँ तो फिर भी उतनी ठंड नहीं होती, लेकिन अगर हम अब्रॉड्स की बात करें, फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें, तो वहाँ बहुत ठंड होती है, कोई जल्दी बाहर नज़र नहीं आता. शाम के बाद सब अपने अपने घरों में होते हैं, वहाँ फायर प्लेसेस होते हैं. वो फायर प्लेसेस शाम को ही उन लोग लकड़ी वकड़ी जला के अपने फायर प्लेस के वहाँ वो लोग बैठ जाते हैं. तो उसने यही बोला कि जैसे विंटर में कोई बाहर नहीं निकलता, वैसे वार्स के समय कोई बाहर नहीं निकलता, लोगों को भूखा रहना पड़ता है. और केवल हमारी कंट्री ये बियर नहीं करती, बल्कि जो दूसरी कंट्री होती है वो दूसरी कंट्री भी इन सब चीज़ों को बियर करती है. इवन दे डोंट गेट फूड एट दैट टाइम. सो ही वॉन्ट्स टू से दैट फॉरेनर्स हु बिलोंग टू अनदर कंट्रीज़ एंड वी बोथ आर सेम. और कई बार तो ऐसा होता है कि उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता. वो कहना ये चाहता है कि चाहे फॉरेनर्स हो चाहे हम हो, हम सब लोग एक जैसे ही हैं. एंड देन द पोएट सेज दैट इवन देयर हैंड्स आर सेम एज अवर, दे वर्क वेरी हार्ड जस्ट लाइक वी डू. ही इज़ गिविंग ऑल दीज एग्जाम्पल्स टू कन्वे द रीडर्स दैट देयर इज़ नो डिफरेंस इन अस एंड द पीपल बिलोंगिंग टू द अनदर कंट्री. मीन्स वो ये बोलना चाहता है यहाँ पर पोइट कि अब छोटे छोटे एग्जाम्पल देता है कि जैसे हमारे हाथ हैं, हम जिस तरह अपने हाथों से काम करते हैं, दूसरी कंट्री वाले भी वैसे ही काम करते हैं. ये बोलकर वो रीडर्स के माइंड में ये फोकस करना चाहता है कि उनमें और हम में कोई अंतर नहीं है, और ऐसा कोई नहीं है जो किसी दूसरी कंट्री के अंदर रहता है, सब अपने ही लोग हैं. नाउ कम टू द स्टैंजा थर्ड. रिमेंबर दे हैव आइज लाइक अवर्स दैट वेक अवर स्लिप, and strength they can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. Now in the third stanza, the poet ask the reader to remember something. यहाँ पर जो poet है वो रीडर को कुछ रिमेंबर
वो उनको बोलता है, कुछ याद रखने के लिए बोलता है. ही सेज दैट वी शुड कीप इन माइंड दैट द पीपल ऑफ अनदर कंट्री whom we think to be our enemies have been bestowed by God with similar appearance लाइक अस. मीन्स यहाँ पर वो पोइट ये कहना चाहता है कि हमको हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि जो लोग दूसरे देशों के अंदर रहते हैं, जिनको हम अपना दुश्मन समझते हैं, और वो भी भगवान के द्वारा बनाए गए हैं. जैसे भगवान ने हमको बनाया है, वैसे ही भगवान ने उन्हें भी बनाया है. God has given them eyes like ours which open when awake and close when we sleep. जैसे भगवान ने हमें आंखें दी है, उनको भी दी है. जब हम जगते हैं तो हमारी आंखें खुलती हैं, जब हम सोते हैं तो हमारी आंखें बंद होती हैं. सिमिलरली उनके साथ भी ऐसा होता है. सिमिलरली he has given them strength which we can win through love. और जितनी ताकत ईश्वर ने हमको दी है उतनी ही ताकत उनको भी दी है, बस हमको उन्हें प्यार से जीतना होता है. Then he says that in the every country, in every land, there is one common thing that is life. और चाहे वो हमारा देश हो या कोई दूसरा देश हो, दोनों देशों में या किसी भी देश के अंदर केवल एक चीज़ कॉमन है और वो है लाइफ. हमारा जो जीवन है वही बिल्कुल सत्य है, वही सच है. लाइफ मीन्स ऑल द थिंग दैट आर लिविंग. लाइफ का मतलब होता है हर वो चीज़ जिसके अंदर जान होती है, जो जीवित होता है. एंड इफ़ वी कैन रिकॉग्नाइज देम एंड इफ़ वी कैन अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स and realize that they are like us, then there will be no fights and no war between us. और जब हम ये इस चीज़ को समझ जाएंगे, हम इस चीज़ को पहचान लेंगे कि उनकी जो फीलिंग्स है वो बिल्कुल हमारी तरह हैं, वो लोग जो हैं वो भी हमारी तरह हैं, तो फिर तो इस दुनिया में जो वॉर और फाइट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सारे झगड़े ही ख़त्म हो जाएंगे. नाउ कम टू द स्टेंजा 4. लेट अस रिमेंबर whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall disposes, betray, condemn. Remember we who take arms against each other. Means in the stanza 4, the poet says that we should remember that whenever someone tells us to hate a person from another country, to think him as our enemy, and whenever we think someone to be our enemy, then we deprive ourselves. Means we cheat ourselves and we condemn ourselves. मतलब वो ये कहना चाहता है कि अगर कोई हमको ये बोले कि नहीं, आप दूसरे देशों के लोगों से नफ़रत करो, उनको अपना दुश्मन समझो और उनसे आप बात मत करो, तो अगर हम उनकी बातों को मान लेते तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम अपने आप को चीट कर रहे हैं, अपने आप को हम कोस रहे हैं, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं. ही सेज दैट वी शुड स्टे अवे फ्रॉम सच नेगेटिविटी. वी शुड नॉट कंसिडर एनीवन टू बी अवर एनिमी. वो कवि ये कहना चाहता है कि हमको इस तरह की जो नकारात्मक सोच है, उस सोच को हमको हटाना होगा और हमको ये मानना होगा कि कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है. ड्यूरिंग अ वार बोथ द पार्टीज मस्ट bear the loss, and that is why the poet says that war is not in our favor. He says that whenever we pick any weapons against someone, we should remember one thing. यहाँ कवि ये कहना चाहता है कि जब भी वार होते हैं, जब भी युद्ध होते हैं, तो केवल इसमें एक ही तरफ के लोगों का लॉस नहीं होता, दोनों तरफ के लोगों का लॉस होता है. और वार कभी किसी के फेवर में होता ही नहीं है. और वो ये बोलना चाहते हैं कि जब कभी हम अपने वेपन्स को, जब कभी भी हम युद्ध करने के लिए हथियार को उठाते हैं, तो हमको केवल एक चीज़ अपने माइंड में याद रखनी चाहिए. नाउ कम टू द लास्ट स्टेंजा. It is the human earth that we defile. Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no countries strange. Means in the 5th stanza, the poet wants to say that we should keep in mind that whenever we pick weapons against एनी पर्सन, मतलब वो ये बोलना चाहते हैं कि हमें एक बात याद रखो हमेशा कि जब कभी हम दूसरे किसी पर्सन के लिए अगर हम हथियार उठाते हैं, वी मेक द अर्थ डर्टी बिकॉज वेपन किल पीपल एंड देयर बॉडीज विच फॉल ऑन द अर्थ मेक इट डर्टी. हम क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी पृथ्वी को गंदा करते हैं, और ऐसी सोच हमारी पृथ्वी को गंदा कर देती है. और जब ऐसा होता है सच में, और जब वो डेड बॉडीज़, जो लोग मरते हैं युद्ध में, तो जब वो डेड बॉडीज़ पृथ्वी पर गिरती है तो वो पृथ्वी को गंदा कर देती है. whenever war happens, it leads to a lot of bloodshed, fire and death. These dead bodies accumulate on the earth and it make it impure.
जब कभी भी वार होते हैं तो बहुत सारा खून खराबा होता है, गोलाबारी होती है, लोगों की मौत होती है, और जो ये शरीर मर के जो ज़मीन पे गिरते हैं वो हमारी पृथ्वी को अशुद्ध कर देते हैं. द फायर ऑफ वार विच इरप्ट द फायर ऑफ वार विच इरप्ट द स्मोक which come out, the dust which fills the air, it is so dirty that it pollute and outrage the purity of the air. ये बोलना चाहते हैं कि फायर, जो भी युद्ध के अंदर जो भी आग आग जलती है, जो भी धुआं उठता है, और जो हवा होती है वो हवा के अंदर भी डर्ट धूल मिल जाता है, तो इससे क्या होता है, हमारी जो पृथ्वी है हमारी पृथ्वी गंदी हो जाती है, और जो हवा की जो शुद्धता है, हवा की जो प्योरिटी है वो भी हम उसको भी छीन लेते हैं. With all these things, the poet wants to give us a message that we should not indulge in war. Finally, he ends the poem by writing the first line in reverse and saying that remember, no men are foreign and no country is strange. और बाद में ये सारी चीज़ों को समझा के पोइट हमको एक बहुत ही सुंदर सा मैसेज देकर जाते हैं कि हमको युद्ध से दूर रहना चाहिए. और लास्ट में जो अपनी पोएम का जो वो अंत करते हैं, तो जैसे उन्होंने पहली लाइन को जिस लाइन से स्टार्ट किया था, लास्ट वाले स्टेंजा को उन्होंने फिर उस लाइन को रिपीट किया है कि ये हमेशा ये याद रखो कि कोई देश दूसरा देश नहीं है और कोई किसी से अजनबी नहीं है. सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द 5 स्टेंजास. नाउ कम टू द लिटरेरी डिवाइसेस. क्या पोइटिक ब्यूटी इसके अंदर पोइट्स ने यूज़ की है, ये मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ. फर्स्ट, राइमिंग स्कीम. द एंटायर पोएम इज़ रिटन इन फ्री वर्स, देर इज़ नो राइमिंग स्कीम, क्योंकि ये पूरी पोएम बिल्कुल फ्री वर्स में लिखी गई है, इसीलिए इसके अंदर कोई राइमिंग स्कीम नहीं है. सेकेंड वन इज़ एलिट्रेशन. द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन 2 और मोर क्लोज पेस्ड वर्ड्स इज कॉल्ड एलिट्रेशन. सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि एलिट्रेशन होता क्या है, कि जब भी हम कोई कॉन्सोनेंट वर्ड का, अगर वो दोनों वर्ड बिल्कुल पास पास हैं, तो वो जो साउंड आता है कॉन्सोनेंट का वो एलिट्रेशन कहलाता है. अब आप एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे बॉडी ब्रीथ. अब इसमें बॉडी ब्रीथ दोनों पास में है और दोनों के अंदर बी जो साउंड है आपका रिपीट हुआ है. इसी तरह से वार्स विंटर, तो वार्स विंटर दोनों में डब्लू जो साउंड है वो रिपीट हुआ है. ओके, ये आपका एलिट्रेशन हो गया. देन थर्ड वन इज मेटाफर. द यूनिफॉर्म रेफर्स टू द मिलिट्री ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. फर्स्ट एग्जाम्पल तो मेटाफर का क्या है कि जो यूनिफॉर्म वर्ड बोला गया था, वो यूनिफॉर्म वर्ड किसके लिए था, वो अलग अलग देशों के जो सोल्जर्स थे उनकी जो यूनिफॉर्म थी उनके लिए था. एंड नेक्स्ट, द वार टाइम इज़ कम्पेयर टू द विंटर सीजन. जो युद्ध है वो युद्ध को किससे, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो युद्ध है उसको विंटर सीजन से कंपेयर किया गया. तो सो दिस इज़ द 2 एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर. एंड लास्टली, रिपीटेशन. इट इज़ यूज्ड इन द एंटायर पोएम. Remember word is repeated 5 times in the poem, and the first line is also repeated in the last stanza. Means इस पूरी पोएम के अंदर रिपीटेशन को बहुत ज़्यादा यूज़ किया है. खाली एक जो रिमेंबर वर्ड है, रिमेंबर वर्ड को 5 टाइम यूज़ किया गया है. और जो फर्स्ट स्टेंजा की जो पहली लाइन जहाँ से आपकी पोएम शुरू हुई थी, और 5th स्टेंजा की लास्ट लाइन आपकी उसी लाइन पर एंड होती है. सो होप सो आपको ये पोएम इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपको समझ में आई होगी. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी स्टेंजा, you can ask me. Now try to solve the concerned question of this poem. Till then, goodbye.